नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी वर्णमाला की क्लास है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि DSSB की वैकेंसी निकल गई हैं। इसमें आपकी असिस्टेंट टीचर की भी हैं, AT असिस्टेंट टीचर कह लो या प्राइमरी टीचर कह लो, नर्सरी टीचर की भी हैं और प्लस आपकी TGT की भी हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह का सिलेबस आएगा। इसमें जो पार्ट फर्स्ट है DSSB में, जो पार्ट फर्स्ट होगा वो कॉमन है सभी के लिए और उस कॉमन में 20 नंबर की हिंदी आएगी। मुद्दे की बात ये है, 20 नंबर की हिंदी में क्या आएगा, सामान्य हिंदी कह देते हैं ये लोग कि भाई सामान्य हिंदी आएगी। अब इस सामान्य हिंदी में ये लगा लो कि सारी हिंदी आ गई, जितना भी कुछ हिंदी में हमें पढ़ना होता है वो सब कुछ इस सामान्य हिंदी में आ जाता है। तो उसमें ही आपका ग्रामर भी आएगा, यानी कि व्याकरण आएगा। और व्याकरण का जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर ही हिंदी वर्णमाला होता है। तो हिंदी वर्णमाला में एक तो स्वर और व्यंजन, इन दो चीज़ों की बात हम करते हैं। स्वर में आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने स्वर नहीं पढ़ा है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, वहाँ पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के स्वर को समझ लो। और आज मैं आपको व्यंजन पूरा करवा दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट घबराना मत। ये ऐसा वीडियो है कि स्वर और व्यंजन, इसमें से कम 2 सवाल तो आने ही आने हैं। तो अगर आप स्वर और व्यंजन का मेरी क्लास यानी कि गौतम सीटेट क्लासेस पे अगर आप देख लेते हो तो समझ लो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए इस क्लास को आपको बहुत ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करनी है क्लास। क्योंकि अगर आपने क्लास स्किप कर दी, मान लो जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया वही आ गया, फालतू में 1 नंबर चला जाएगा। दूसरी बात, देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको तब पता चलेगा जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन किस चीज़ का, कि भाई गौतम सीटेट क्लासेस का जो चैनल है उनकी क्लास आ गई, तो उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, तभी तो आप क्लास को देखोगे। और नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन तब आएगा जब गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है, जो घंटा यहाँ पर बना हुआ है, उसको आप दबाएंगे और ऑल को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए मित्रों, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि आपको हर क्लास मिले। अगर एक क्लास छूटती है तो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत कुछ छूट जाता है। उसी में से अगर एक सवाल आ गया DSSB के अंदर, आप ये समझ लीजिए कि 1 नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है। पॉइंट मतलब 25 और बल्कि इससे कम नंबर से भी बच्चे रह जाते हैं। 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो एक एक नंबर हमें खींचना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी हिंदी की क्लासेस देखते रहे तो 20 में से आपके 20 नंबर आएंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि ग्रामर में आपकी इतनी अच्छी करवा दूंगा और सिर्फ वही चीज़ें कराऊंगा जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना क्लास कैसी लगी है। बाकी मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, स्वर पढ़ाए जा चुके हैं पहले से। अब हम व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर स्वर अपने आप है, क्योंकि मूल रूप से ये इस तरह से लिखा जाता है, हलंत वाला। अब इसको अकेले को, क्योंकि अभी तक इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, स्वर जब इसमें जुड़ जाएगा तभी हम इसको बोल पाएंगे इस तरह से। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी हम वर्ड लिखते हैं तो उसमें जो स्वर होता है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। कहने का मतलब है कि अगर ये क लिखा है तो इसका मतलब है का हलंत वाला और आ जो स्वर। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे आ ई ऊ ऋषि। ये मैंने सारे कराए हुए हैं, ये आप उस स्वर वाली जो है वीडियो उसमें देख लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पढ़ाऊंगा तो फिर यहाँ व्यंजन कौन पढ़ाएगा। तो व्यंजन वही क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो अब इसी की यात्रा पे अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम थोड़ी सी वर्णमाला देख लेते हैं। देखिए, ये वर्णमाला है, इसमें ये तो स्वर होते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक ये स्वर हैं इतने। ये आपके आयोगवा हैं। इसमें से जो 25 हैं, ये वाले 25, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बाकी अभी इसे पूरे पर डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। मैं थोड़ा सा आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ।
छत्रज्ञ, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी पे हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। और आज आपको ऐसा करवा दूंगा कि आप सोचोगे हाँ सर ने क्या घुट्टी पिला दी। आपको ट्रिक भी बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपने एक बार समझ लिया, ट्रिक आपके दिमाग में घुस गई, आपसे ज़िंदगी में कोई भी पूछ लेगा आप तुरंत बता दोगे हाँ भाई ये तो ये होता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपनी असली क्लास। देखिए ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, क ख ग ड़। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अड़ा खाली, ये भी अड़ा खाली, ये भी अड़ा खाली, सारे अड़ा खाली हम पढ़ लेते हैं। तो भाई ये अड़ा खाली नहीं होते हैं, ये जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है पक्का वो है अंगा। का ख ग घ अंगा, चा छ जा झा इया, इसका है इया, इया, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये अड़ा खाली है, ये ना है, और ये तो खैर जो है, इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इन तीनों को हम अड़ा खाली बोल देते हैं, जो कि अड़ा खाली नहीं है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है पहला इसका अंगा और इसका इया और ये अड़ा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन। ये स्पर्श व्यंजन को हम क्यों कहते हैं, एक चीज़ समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन हम क्यों कहते हैं। देखिए बोलने के लिए एक तो जीभ और हवा, ये दोनों चीज़ें, यानी कि जो वायु होती है, जो हमारे अंदर से वायु निकलती है, ये कहीं ना कहीं जो हमारा मुंह है उसके अंदर इसका कहीं ना कहीं टकराव होता है, कहीं ना कहीं टच होता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, इसलिए हम इसको स्पर्श या वर्ग व्यंजन कहते हैं। अच्छा, वर्ग व्यंजन क्यों कहते हैं, कि उनके वर्ग बने हुए हैं, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है, ठीक है ना। तो इसको वर्ग कहते हैं। वर्ग व्यंजन इसलिए क्योंकि इसके वर्ग बने हुए, स्पर्श इसलिए क्योंकि ये किसी ना किसी अंग को स्पर्श करते हैं जो मुंह के अंदर है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये चीज़ समझ लो। अब इसको और आगे देखेंगे थोड़ा सा। स्पर्श वर्ग व्यंजन क्यों है, क्योंकि इसके वर्ग बने हैं। ये वाला का वर्ग है, ये मैंने लिख दिया, ये चा वर्ग है, ये मैंने लिख दिया, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब आते हैं। अब स्पर्श व्यंजन जैसा कि मैंने बताया कि हवा, वायु और जीभ, आपकी जीभ जो होती है, जो टंग है, ये आपकी कहीं ना कहीं टच करती है। तो कहाँ टच करेगी, कैसे टच करेगी, हवा का क्या इसका संपर्क होगा, उसके आधार पे इनको हमने वर्गीकृत किया हुआ है। जैसे जो का वर्ग है इसको हम कंठे बोलते हैं। कंठे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये का वर्ग वाले शब्द बोले ये वर्ण बोले जाएंगे तो क्या होगा, कंठ को टच करेंगे, मतलब कंठ से निकलते हैं। ये हवा कह लो या कुछ भी कह लो, जो स्वर तंत्रिका है यहाँ से कंठ से, ये सारे के सारे कंठ से निकलते हैं, इसको हम कंठे कहते हैं। चावर्ग जो है ये तालु, जैसा कि मैंने बताया, जो आपके जीव है, अगर जीव को आप सीधा कर दो ऊपर तो जहाँ पर टच होगी वही तालु है। तो आप इसको बोल के देखो, चा, देखो ऊपर ये लगा, छा, जा, झा, और ये आपका इया है, ये ध्यान रखना, ये अंगा है, इया, देखो जीभ ऊपर जाके टच हो जाती है तो ये तालु से बोले जाते हैं, तो इनको हम तालव्य कहते हैं। फिर है टावर्ग, टा बोल के देखो, ये तालु से थोड़ा सा नीचे है, दांत से थोड़ा सा ऊपर, इसको इसको बोलते हैं मूर्धा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य, यानी कि ये वाले जो वर्ण है ये मूर्धन्य है। फिर है दंत, ये बोल के देखो, ता वर्ग, ता, देखो दांत से जीभ जो हमारी दांत से टकरा रही है, था, दा, धा, ना, बिल्कुल बिल्कुल दांत से टकरा रहे हैं, आप बोल के भी देख लीजिए इसको, तो इसको हम दंत्य बोलते हैं। फिर है प वर्ग, पा, फा, बा, भा, इसमें देखेंगे आप तो पा, देखो होठों का काम हो रहा है, पा, फा, बा, भा, मा, यहीं से हवा निकल रही है, होठों से हवा निकल रही है, ये टच हो रहे हैं आपस में, तो इनको हम बोलते हैं ओष्ठ। तो ये आपको ये याद करने पड़ेंगे। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि का वर्ग, इनमें से फिर चार दे देंगे, कौन सा है, कंठे है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि भाई का वर्ग जो है कंठे होता है, चा वर्ग तालव्य होता है, टा वर्ग मूर्धन्य होता है, ता वर्ग दंत्य होता है और पा वर्ग ओष्ठ होता है। अब इसमें देखो बहुत सारे बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज आ जाते हैं कि का वर्ग पहले आता है, चा वर्ग पहले आता है, टा वर्ग पहले आता है, ता वर्ग पहले आता है, या पा वर्ग पहले आता है। तो आप इन दोनों का मैं ऐसा आपको जुगाड़ बता दूंगा अभी के अभी कि आप कभी नहीं भूलोगे कि का वर्ग कंठे होता है, चा वर्ग तालव्य होता है, टा वर्ग मूर्धन्य होता है, ता वर्ग दंत्य होता है और पा वर्ग ओष्ठ होता है। इसका एक छोटा सा जुगाड़ है, इसको देखो समझ लो भाई। ये एक फार्मूला याद कर लो, कचट तप कत मद ओ, बहुत आसान है, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। कचट तप कत मद ओ, कचट तप कत मद ओ, कचट तप कत मद ओ, हो गया याद। अब का मतलब क्या है, का वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से।
चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। टा वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। ता वर्ग किससे बोला जाता है? दंत। पा वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ। देख लो कितना आसान है। का वर्ग कंठ, चा वर्ग ता से तालु, टा वर्ग मा से मूर्धा, ता वर्ग दा से दंत, पा वर्ग ओ से ओष्ठ। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लोगे तो आपको एक तो कचटतप याद हो जाएगा। कचटतप यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये पांचों के पांचों आपको वर्ग याद हो जाएंगे। और अगर कतमद ओ याद कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि का वर्ग कंठ से बोला जाता है, ता वर्ग चा वर्ग तालु से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से बोला जाता है, और ओष्ठ जो होते हैं वो आपके पा वर्ग होते हैं। बहुत देखो आसान है, मैंने आपको बताया था। ट्रिक भी बताऊंगा आपको, तो ये ट्रिक है। आगे अभी और ट्रिक है वो भी बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है हम मूलतः 3 तरह से कर देते हैं। ये तो मैंने आपको व्यंजन बता दिए सारे, जो व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन है और भी जो व्यंजन है वो सारे भी धीरे धीरे आपको बता दूंगा। लेकिन मूल रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वर तंत्रिका के आधार पर। स्वर तंत्रिका का जो कंपन है, यानी कि जो आपकी स्वर तंत्रिका है गले के अंदर, इसमें जो कंपन होता है उसके आधार पर। फिर है प्राणवायु के बाहर आने के आधार पर। जैसे कि मैं बता रहा था, हवा की जो बात कर रहा था, ये वायु, तो ये जो अंदर से बाहर आती है, इधर उधर टच होती है, तो उसके आधार पर भी जो हमारे व्यंजन हैं उनका संबंध होता है। फिर है वर्णों के उच्चारण के आधार पर, यानी कि वर्ण कहाँ से उच्चारण हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कंठ से होते हैं, कुछ दंत से होते हैं, कुछ मूर्धा से, कैसे उच्चारण होता है। तो ये इसके 3 आधार हैं। अभी जो मैंने व्यंजन आपको बताए थे वो उन सभी को हमने किस तरह से बांटा है? 3 तरह से बांटा है। स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर, प्राणवायु के बाहर आने के आधार पर, और वर्णों के उच्चारण के स्थान पर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर। तो मित्रों इसमें देखिए, स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर जो आपके व्यंजन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अघोष और दूसरे होते हैं सघोष या घोष। तो पहले हम इनको देख लेते हैं। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले 2 व्यंजन तथा शा, शा, शा और फा, यानी कि पहले दो व्यंजन कौन से हैं? देखो इनको समझ लो। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये वर्ग व्यंजन है, तो पहले 2 यानी कि 1, 2, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 लाइन डाल दी क्योंकि 5 लाइन है। तो जो ये पहले 2 हैं, यानी कि का वर्ग का का खा, चा वर्ग का चा और छा, टा वर्ग का टा ठा, और ता वर्ग का ता था, और पा वर्ग का वा, ये जो व्यंजन हैं, जो मैंने यहाँ पे जो ये बात कह रहा हूँ, ये जो व्यंजन होते हैं ये आपके अघोष व्यंजन होते हैं। पहले वर्ग के पहले 2 व्यंजन, यानी कि पहला और दूसरा, और इसके साथ साथ शा, शा, शा और फा, ये इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता। अब आप बोल के अगर देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गले के अंदर कुछ कंपन भी हुआ, और ये निकल जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे अघोष, क्योंकि इसमें घोष नहीं होता। घोष का मतलब होता है एक तरह से साउंड नहीं आ रहा है। तो ये कौन से हैं? ये अघोष व्यंजन हो गए, क्योंकि बिना साउंड वाले हैं। कौन से हैं? पहले 2, यानी जो प्रत्येक जो मैंने आपको वर्ग बताए थे, का वर्ग का पहला दूसरा, चा वर्ग का पहला दूसरा, टा वर्ग का मतलब जो पहले 2 हैं वो, और शा, शा, सा और फा, ये जो होते हैं आपके अघोष होते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि भाई ये दे देगा आपको 3 तो अलग दे देगा और बाकी इसमें से दे देगा, कह देगा जी बताओ अघोष कौन सा है। तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, दूसरा देखेंगे। फिर होते हैं सघोष व्यंजन। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण तथा या, रा, ला, वा, हा, डा, डा, चा एवं सभी स्वर जो मैंने आपको कराए 11 स्वर, वो भी, ये सारे के सारे आपके सघोष होते हैं। यानी कि इन सब में क्या होता है, जो स्वर तंत्रिका होती है उसमें कंपन होता है। अब ये समझ लो तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, इसको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये तो 1, 2, ये तो हो गए आपके अघोष, और ये जो तीनों हैं ये हो गए घोष या सघोष, ये वाले। और प्लस इसके अलावा जो सारे स्वर हैं वो, या, रा, ला, वा, वो भी, ये सब आपके, और डा, डा और जा, ये आपके सघोष होते हैं। तो ये स्वर तंत्रिका के आधार पर 2 तरह के होते हैं, घोष और अघोष या सघोष। चलिए अगला देखते हैं। प्राण वायु की मात्रा के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अच्छा, अल्प प्राण क्या होता है? इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण, या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन होते हैं।
जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था, दोबारा समझ लीजिए, उसको दोबारा दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये समझ लो इसको। तो इसमें जो अल्पप्राण होंगे वो 1 और 3, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये अल्पप्राण है। इसके अलावा देखिए पहला, तीसरा और पंचम, 1 2 3 4 5, ये समझ लीजिए। तो जो ये पहला होगा और दूसरा होगा और पांचवा होगा, ये आपके अल्पप्राण होंगे। यार अलावा और व्यंजन, ये सारे अल्पप्राण होते हैं। वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है। अच्छा, महाप्राण व्यंजन, इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? यानी कि अल्पप्राण में जितनी निकल रही थी उससे कुछ ज़्यादा निकलती है महाप्राण में। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ तथा शा हा महाप्राण व्यंजन होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ समझ लो, इसको दोबारा से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये दूसरा और ये चौथा, ये महाप्राण, ये पहला, तीसरा और ये अल्पप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है आपका अल्पप्राण, और बाकी ये जो दो हैं ये आपके महाप्राण, क्योंकि इसमें वायु, जो प्राण वायु है वो ज़्यादा निकलती है। ये मैंने, और इसके अलावा यार अलावा याद कर लेना यहाँ पे, और शा और हा ये याद कर लेना। ये आपके अल्पप्राण और ये आपके महाप्राण, प्लस 1 2 3 याद रख लेना, उससे आपको याद हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्णों के उच्चारण के स्थान पर। देखिए वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो पहला कंठ है, जैसा कि मैं ये बताया था आपको फार्मूले में। तो इसमें एक तो पूरा का वर्ग आ जाता है, प्लस आ हा और विसर्ग, ये भी कंठे होते हैं, ये भी कंठ से ही बोले जाते हैं। तालव्य में चा वर्ग पूरा आ गया। इसके बाद ई या और शा, ये भी आपके तालव्य होंगे। मूर्धन्य में टा वर्ग पूरा आ गया, वो सूत्र से आप याद कर लेना। ऋषि, रा और शा, ये भी आपके मूर्धन्य होते हैं। दंत्य में ता वर्ग पूरा आ गया, ला और सा। ओष्ठ में पा वर्ग पूरा, उ और उ, ये भी आता है। नासिक, अनुनासिक वर्ण, पंचम वर्ण व अंग। देखिए अनुनासिक और पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्या होते हैं ये भी समझ लो, ये बता देता हूँ। देखो ये जो होगा ना, ये जो पांचवा है, ये सारे पंचम वर्ण होते हैं, ये नासिक के होते हैं। यानी कि ये जब बोलते हैं हम, तो ये इस नाक से जो है वायु निकलती है, ऐसा लगता है इस नाक से बोले जा रहे हैं, ये नासिक के होते हैं। अनुनासिक और अंग भी, और जो अनुनासिक है आपका, ये भी क्या होगा? अनुशासिक, जो पंचमा जो वर्ण होता है ये आपका नासिक का होता है। इसके बाद है कंठ तालव्य, यानी कंठ से ही बोले जाते हैं और तालु से ही बोले जाते हैं। तो ए आय। कंठ ओष्ठ, कंठ से और ओष्ठ से ओ आओ। दंत वाह, जैसे विवेक बोलेंगे तो ये दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं वाह। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से प्रश्न एक ना एक आ ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब आयोग वाह पे आ जाओ। हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अनुस्वार का मतलब अंक की बिंदी और विसर्ग का मतलब जो ये 2 बिंदी होती हैं, इनको आयोग वाह कहा जाता है। देखिए जनरली जब हम पढ़ते थे तो परंपरागत ढंग से हम इन्हें स्वरों में ही गिन लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्वर और व्यंजन दोनों में गिने जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन ये अनुस्वार और विसर्ग, इनको हम आयोग वाह कहते हैं। वो सीधे सीधे यही पूछ लेते हैं जी आयोग वाह इनमें से कौन सा है? तो इस या तो ये ऑप्शन देगा या ये ऑप्शन देगा, या दो देगा, तो फिर दोनों को ऑप्शन दे देगा। अगला देखिए, पार्श्व व्यंजन। जीभ की नोक बीच में आकर मुंह के एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बनाती है। कौन सा वर्ड है? ला। इसको बोल के देखो, ला। ऊपर बोलोगे तो ऊपर को होके जीभ थोड़ी सी ऐसे पार्श्व बना लेगी, थोड़ी मुड़ जाएगी जीभ, ऊपर जाके टच होगी, इसको पार्श्व व्यंजन बोलते हैं, ला को। अगला देखेंगे, अर्धस्वर। श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है, या और वाह। इसको अर्धस्वर क्या कहते हैं कि व्यंजन में भी प्रयोग कर लेते हैं हम उसको, और क्या कहते हैं आपका स्वर में भी प्रयोग कर लेते हैं। इसको हम अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन दोनों चीज़ें बोलते हैं। अर्धस्वर भी बोल देते हैं, अर्ध व्यंजन भी बोल देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लिखते हैं कौवा, ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप देखिए ये जो स्वर था, स्वर की जगह ये व्यंजन ने प्रयोग कर लिया, तो ये स्वर में भी प्रयोग हो जाता है और व्यंजन, अर्धस्वर भी बोलते हैं, व्यंजन। ऐसी ये या जैसे हमने लिखा महिलाएं, तो ए ऐसे लिखेंगे, या फिर इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखो स्वर में भी प्रयोग हो जाता है, व्यंजन में भी प्रयोग, मतलब स्वर और व्यंजन, स्वरों की जगह भी ये प्रयोग हो जाता है। तो ये अर्धस्वर बोला जाता है, क्योंकि ये स्वर की जगह है, हालांकि है ये व्यंजन ही, लेकिन अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर की जगह भी प्रयोग हो जाता है। ये भी पूछ लेता है अभी।
लुंठित व्यंजन, इसके उच्चारण में जीभ मुंह के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे होती है। बोल के देखो, र र, देखो कंपन सा आ रहा, र, ये तो ये रा होगा आपका लुंठित, क्योंकि लुंठित हो जाती है ना, एकदम इधर आगे पीछे होती है ये। फिर है आगत व्यंजन, ये व्यंजन अरबी फारसी भाषा से आकर हिंदी में मिल गए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। ये वाले हैं वो ज़्यादातर ये यूज होते हैं। वैसे ज़्यादा तो खा और ये जा फा ये ज़्यादा यूज होते हैं। ये अरबी से या फारसी से आगत व्यंजन है, यानी कि दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। इनको आप याद करेंगे। अगला देखेंगे संयुक्त व्यंजन, जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है वहाँ संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे छत्री, ये किससे बनता है? का और शा। त्रिशूल जो वाला, त्रिशूल वाला ता और रा। ज्ञानी वाला जय और ये क्या बताया था मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन? इया, इया। ये क्या है? इया। और जो इससे पहले वाला था ये क्या है? अंगा, ये ध्यान रखना। और ये आपका अड़ा खाली, जिसको आप बोलते हैं अड़ा। श्रय, ये शा और रा से बनता है, ये ध्यान रखना। देखिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है ऐसे इसमें बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि शा और रा तो है, ये सॉरी शा, कि ये शा और रा से बनता है, शा और रा से, लेकिन वो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले शा से बनता है, इस वाले शा से बनता है या इस वाले शा से बनता है। तो इसका भी देखो मैं जुगाड़ आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये वाला शा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक करूँ, इसको थोड़ा सा अगर मैं ठीक करूँ तो ये वाला शा इसमें से अपने आप ही निकल आएगा। ये देखो ऐसे बना हुआ है ये, और ये साथ में ये बना हुआ है। तो अब कैसे, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दो और ये जो बीच वाली जगह इसको मिटा दो। ऐसे देखो ये कैसे बना हुआ है, ऐसे बना है ना। तो अगर हम इस वाले को थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो ये ऐसे ही रूप बन जाएगा इसका। देखो तो ये ध्यान रखना कि ये वाला शा इसके साथ लगता है, आधा शा और ये रा, तो हम क्या बन जाता है? श्रय बन जाता है। ये संयुक्त व्यंजन है, 4 होते हैं ये। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये व्यंजन पूर्णतः हिंदी में विकसित हुए हैं। शब्दकोश में कोई भी शब्द इन व्यंजनों से शुरू नहीं होता है। इसके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आए, जैसे ड़ा ड़ा। देखिए ये वाले जो व्यंजन हैं ये पूरी तरह से हिंदी के ही व्यंजन है, हिंदी में ही इनकी उत्पत्ति हुई, कहीं बाहर से नहीं आए। मतलब देवनागरी से भी नहीं, ये हिंदी से ही है सीधे सीधे। और पूरी वर्णमाला में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो यहाँ से स्टार्ट होता हो। इनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंक देना। देखो इसको भी मैं आपको याद करवा देता हूँ ट्रिक से। फेंकना, उत्क्षिप्त का मतलब क्या है? फेंकना। अब देखो इनको हम थोड़ा प्रोनाउंस करके देखें, क्या है? डेड है, डेड है। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डेड है, डेड है, डेड है, मतलब अगर थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तो ये डेड है ऐसे लग रहा है, डेड है। दोबारा देखो, डेड है, डेड है, डेड है, डेड है। अब जो चीज़ डेड है उसको क्या करेंगे? फेंक भी तो देंगे। और फेंक, मैं बता ही रहा हूँ, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंक देना, क्योंकि जब हम एकदम जीभ को ना फेंक देते हैं, एकदम जीभ आगे को जाग गिरती है, फेंकते हैं इसको, तो डेड है यानी कि फेंक दिया। फेंकना यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर है अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन गले के अंदर से निकलते हैं। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है। तो ऐसी तो वैसे परिभाषा बहुत कम आती हैं, लेकिन आपसे अगर पूछेगा तो यही पूछेगा अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो या रा ला वा ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आगे देखेंगे। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, ये व्यंजन बोलते समय अंदर से गर्म हवा निकलती है। शा शा श और हा, इनको आप बोल के देखोगे तो थोड़ा सा ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी। और इसको संघर्षी इसलिए कहते हैं कि और जो व्यंजन होते हैं उनकी तुलना में इसको बोलने में ज़्यादा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है हवा को बाहर निकलने के लिए। इसको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। और ऊष्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ी गर्मी आ जाती है इन शब्दों, इन वर्ण को बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती है मुँह से, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, क्योंकि ये ज़्यादा संघर्ष करते हैं, ज़्यादा हवा का जो टच होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। नासिक्य यानी कि पंचम वर्ण, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य या पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये 5वां होता है। 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन में आते हैं ये पाँचों। तो इनको हम या नासिक्य वर्ण बोलते हैं या पंचम वर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये 5वें स्थान पर होते हैं। तो मित्रों ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी आई है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, तभी मज़ा आएगा। बाकी आपकी कोई दिक्कत है टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, खासकर सीटेट और DSSB, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।